नमस्कार दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है ना। वर्ण हमने सीखा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने पूरा डिटेल से देखा, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को अच भी कहा जाता है, व्यंजन को हल भी कहा जाता है। जब हम महेश्वर सूत्र देखेंगे, संधि पढ़ेंगे, संधि के सूत्रों का विश्लेषण करेंगे तो वहां पर प्रत्याहार हमें मिलेंगे। और प्रत्याहार कैसे बनेंगे, वो इन महेश्वर सूत्रों से मिलकर के बने हैं। इनकी अगली कक्षा में ले लिया जाएगा, लेकिन इसलिए बता दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त क्या है, जैसा कि हमने बताया, हमने जाना कि वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन है। स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और मुख्य 11 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य 11 होते हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, पहला ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ह्रस्व जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर जैसे अ, इ, उ, रि और ली। ठीक है, आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पश्चात जो दूसरा है दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। इसमें ये 4 होते हैं जिसको हमें अभी तक बड़ा आ जानते थे, है ना। आ, ई, उ, री, है ना, ये दीर्घ हैं। इसके अतिरिक्त अच्छा, इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है कि इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो, सॉरी, जिनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और इनको बताने के लिए इनके बीच में हम हिंदी का 3 लिखते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, कहां पर लगता है, कहां पर प्रयोग किया जाता है? अक्सर जब हम किसी को हमें दूर से बुलाना होता है तो हम उसके अंतिम अक्षर पर ज्यादा जोर देते हैं, है ना। जैसे रमेश को बुलाना है हमें तो हम कहेंगे रमेश, है ना। तो यहाँ पर जिस शब्द में हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, अगर में ज्यादा जोर दे रहे हैं तो यहाँ पर माँ के बाद जो आने, माँ में लगा हुआ जो स्वर है वो प्लुत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं दिया जाता है, अक्सर हम लास्ट वाले में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ओम है ना, इसमें ओम कैसे बोलते हैं? ओम का उच्चारण होता है ओम, है ना। तो ओ में ज्यादा जोर दिया गया, है ना। गांव घर की भाषाओं में हमने रमेश का एग्जाम्पल दिया, थोड़ा वो है, अलग है। गांव घर में जब हम बात करते हैं तो लास्ट वाले शब्द में ज्यादा जोर देते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, क्या? जैसे किसी को बुलाना है जोर से, किसी का नाम लेकर के, क्या कहते हैं? हाँ, तो लास्ट वाला वर्ड में ज्यादा जोर आया ना। हाँ, तो उसी की बात की जा रही है। ठीक है, शांत हो जाइए। इसके पश्चात क्या है, हमने ये मुख्य रूप से बताए थे, ये 11 होते हैं। जो अन और आहा, जिसे हम आप तक अभी तक जानते आए हैं, अन अनुस्वार है, आहा विसर्ग है, ठीक है। और ये आपके स्वर नहीं है, स्वर के साथ हम पढ़ते आए हैं लेकिन मूलतः स्वर नहीं है, ये अयोगवाह है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, एक होता है सजीव, दूसरा होता है निर्जीव, और एक तीसरा भी होता है ना, दोनों के बीच की कड़ी जिसे अपवाद कहा जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से इसमें भी एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण हैं, जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये अन और अहा उन्हीं अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, और जो अन और अहा था वो अब अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के पश्चात, जैसे हमने 3 स्वर देख लिया, इसके पश्चात समान स्वर भी है। कल हमने जाना था समान स्वर,
समान स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मात्रा का ही फर्क होता है, बाकी दोनों सेम ही हैं। एक में एक मात्रा है, दूसरे में 2 मात्रा का समय लगता है, तो इसलिए ये एक दूसरे के समान है। लेकिन संधि में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए याद रखिएगा, ये आ ई उ री और ये जिसे हम बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी ऋषि जानते थे, ये एक दूसरे के समान है। लेकिन कैसे? एक दूसरे के आ और ई ऐसे नहीं समान है कि नहीं? ये कैसे समान है? जो ये आ है, ये आ का ही समान है, ये ऐसे एक दूसरे के समान है। ठीक है? जो ई है ये ऐसे एक दूसरे के समान है, जो ऊ है ऐसे एक दूसरे के समान है, और जो ऋषि है ये ऐसे एक दूसरे का समान है। ठीक है? ऋ जो है वो ह्रस्व ही होती है, उसका दीर्घ नहीं होता है। आगे चल करके ऋ और ऋषि को भी सवर्णी कह दिया गया है, लेकिन वो जब बड़ी कक्षाओं में, जब बड़ी जगह पर आवश्यकता होगी तब अभी हमारा यहीं से काम चल जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद समान स्वर समझ गए। समान स्वर के आगे हम संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर अब आपको नहीं बताया जाएगा, 6 में आपको बताया गया था, है ना? 6, 7, 8 की हमारी जो यूपी बोर्ड की पुस्तकें हैं, विशेषता जो बच्चे जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी उन्हें मिला होगा क्या? उन्हें 3 स्वर मिले थे, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से थे? ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है। अच्छा, संयुक्त जैसे नाम से ही पता चलता है, संयुक्त मतलब मिला। तो संयुक्त स्वर नाम से ही पता चलता है, ये मिले हुए हैं, है ना? ये मिले कैसे हैं? जो ए है वो आ और ई से मिलकर बना है, ऐ जो है वो आ और ए से मिलकर के बना है। ठीक है? जो ए है वो आ और ई, जो ए है वो आ और ई से मिलकर बना है, ऐ आ और ए से मिलकर बना है, ओ आ और उ से मिलकर बना है, औ आ और ओ से मिलकर बना है, इसलिए ये संयुक्त स्वर है। ठीक है? कहीं कहीं पर इन्हें आपको दीर्घ भी लिखा हुआ मिलता है। ए, ऐ, ओ, औ को भी दीर्घ कहा जाता है। तो दीर्घ तो होते हैं, ठीक है, दीर्घ कहा जा सकता है क्योंकि ये बड़े हैं, लेकिन इनके खुद के सजाति में इनके खुद का लघु नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। ठीक है? तो जैसे हमने यहां पर जो दीर्घ देखे थे, आ, ई, उ और ऋषि, इनके ह्रस्व थे, लेकिन अगर ए, ऐ, ओ, औ को कहीं पर दीर्घ कहा गया है तो फिर इनके ह्रस्व नहीं होंगे। अगर ऐ को दीर्घ कहा गया है तो आप उसका ह्रस्व ए नहीं मानेंगे। ठीक है ना? ये संयुक्त में आते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है? अब इसके बाद वर्णों का जो दूसरा भेद है, व्यंजन, है ना? व्यंजन जिसे क्या कहा जाता है? हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल। और स्वर को अच। हमने आपसे बताया था प्रत्याहार की बात होती है ना? प्रत्याहार, ये प्रत्याहार है, जितने अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं वो ही आपके मुख्य स्वर होते हैं। ठीक है? और जितने हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं वही मुख्य व्यंजन होते हैं। इसीलिए हमने आपसे बताया, हमने पढ़ा कि जो स्वर है वो मुख्य रूप से 11 ही हैं। इसी प्रकार जो व्यंजन है ये मुख्य रूप से 33 हैं। कितने? 33 हैं। ठीक है? हम अभी तक 36 व्यंजन पढ़ते आए थे, लेकिन जो 33 के बाद 36 हैं, 3 और ऐड किए गए हैं, वो वास्तव में व्यंजन नहीं है। मुख्य व्यंजन में वो नहीं आते हैं, सॉरी, वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें जो व्यंजन है ना वो अकेला व्यंजन नहीं है, वो 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए। ठीक है?
ठीक है, तो व्यंजन हमने देखा हल है। व्यंजन के मुख्य भाग यदि पूछा, व्यंजन मुख्य 33 होते हैं, मुख्य व्यंजन कुल 33 होते हैं। इनके प्रकारों की बात की जाएगी तो ये 3 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 का से लेकर मा तक 25 होते हैं, ठीक है, और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, काखा गागा अंगा 5 हो गए, है ना। चा वर्ग, चाचा चाचा या, ये 5 हो गए। टा वर्ग, टाठा डाढ़ा हड़ा, ये 5 हो गए। ता वर्ग, ताथा दादा ना। पा वर्ग, पापा बाबा माँ, ठीक है। अब इन सभी में के जो ये 5 है ना, ये लास्ट वाले, ये क्या कहे जाते हैं? ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं, ठीक है, पंचमाक्षर हैं ये, समझ गए। इसके बाद जो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। देखिए इनमें भी आगे चल करके हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? जैसे अन और आहा में व्यंजन वाले गुण थे, इसी प्रकार यारा लावा में स्वर वाले भी गुण हैं। अर्ध स्वर ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है, आप जब यह संधि पढ़ोगे विस्तृत से वहां पर बताया जाएगा, ठीक है ना। या किस में बदल जाएगा? स्वर में बदलता है ना, या यह संधि में आएगा तो विस्तार से बताएंगे। लेकिन बस यही समझ लीजिए, जैसे अन और आहा में स्वर के साथ होते हुए व्यंजन वाले गुण थे, इसी प्रकार यारा लावा में कुछ स्वर वाले गुण हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो आपका तीसरा है, तीसरा मुख्य व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है। तीसरा मुख्य व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। इसमें शाह है ना, जिसको हम सलजम वाला शाह ऐसा जानते आए थे ना, लेकिन अब चूंकि व्याकरण पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, तो ये शाह वास्तव में इसका नाम तालव्य शाह है। जो दूसरा शाह है जिसको हम षटकोण कहते थे, ये मूर्धन्य शाह है। तथा जो तीसरा शाह है जिसको हम सपेरा बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं, ये है दंती शाह, ठीक है। अब इसके बाद चौथा ऊष्म हा है, चौथा ऊष्म वर्ण हा है, ठीक है। अब इन मुख्यों के अतिरिक्त जैसे हमने देखा था स्वर में समान स्वर और संयुक्त स्वर, इसी प्रकार से व्यंजन में भी मुख्य के अतिरिक्त एक है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। व्यंजन की क्या परिभाषा थी? व्यंजन के कैसे जाने थे हम? व्यंजन क्या कहा गया था? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो जितने वर्ण हैं सब में स्वर लगा हुआ है। इनमें लेकिन एक विशेषता थी, क्या? इनमें एक वर्ण में, एक अक्षर में एक व्यंजन और एक स्वर था, एक व्यंजन और एक स्वर था। लेकिन जो संयुक्त था, जो संयुक्त व्यंजन है, इनमें 2 व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनमें 2 व्यंजन और तीसरा स्वर होता है, और जो 2 व्यंजन है ना, वो कोई अलग से नहीं है, वो यही 33 जो आते थे उन्हीं में से हैं। इसीलिए इन्हें मुख्य व्यंजन में नहीं लिया जाता, और ये सारे हल प्रत्याहार में आ जाने के कारण इनको हल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्षात्रा, ज्ञा और श्रा, जिसको आमतौर पर विशेषता हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इसमें जो आपका एक व्यंजन वर्ण का है और जो एक व्यंजन वर्ण कौन सा? मूर्धन्य सा है, उसके बाद तीसरा स्वर है। ये ऐसे मिलकर के बना है, जो त्रा है, इसमें ता, रा और आ, ये मिलकर के त्रा बनता है। ज्ञा, जा, इया और आ से मिलकर बना है। श्रा, शा, रा और आ से मिलकर बना है। देखिए जब संधि होती है तो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, या संधि के पहले वर्ण विच्छेद बताया जाता है। वर्ण विच्छेद में भी बच्चे गलत करते हैं। क्या करते हैं? ये जो छा है ना, कब इसमें आ की मात्रा कब है? जब तक इसमें और कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तभी तक इसमें आ है।
है ना। जैसे एक शब्द होता है साक्षी, है ना, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, सा प्लस आ प्लस क्या आएगा, अब ये छा आ गया ना, छा कैसे मिलकर के बना है, कैसे बना है, का धन शा। बच्चे इसका वर्ण विच्छेद करने के बाद अगर इसमें किया जाता है, इसमें ई आई है ना, ई आई है, तो यहां पर बच्चे आ भी कर देते हैं और उसके बाद ई भी कर देते हैं। तो हमेशा याद करिए रखिएगा, जब कोई स्वर नहीं होता तब ह्रस्व आ होता है, जब कोई स्वर वहां पर पहले से हो उस